गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो इस वीडियो में हम प्रतिरोधों के संयोजन को पढ़ने वाले हैं। इसके अगले वीडियो में प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस को हम कैसे दर्शाते हैं। ये रेजिस्टेंस का प्रतीक होता है, इस प्रकार से रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं। तो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं और इन तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। आपने चींटियों को चलते हुए देखा होगा, एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी, उसके पीछे अगली चींटी, इस प्रकार से चींटियाँ चलती हैं एक के बाद एक, तो उसको कहते हैं श्रेणी क्रम। उसी प्रकार से यहाँ पर तीन प्रतिरोध हैं, पहला प्रतिरोध, दूसरा और तीसरा। तो इन तीनों प्रतिरोधों को हम नाम दे देते हैं। ये प्रतिरोध हो जाएगा R1, प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं हम इसको रेजिस्टेंस। तो ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध R3 है। इसके बाद क्या किया, पहला प्रतिरोध जो है, देखिए इसका पहला प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वहाँ से हम एक वायर को लेके गए और एक बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया। और यहाँ पर देखिए जो आखिरी प्रतिरोध है उसका जो दूसरा सिरा है वहाँ से हम एक तार को लेके गए और बैटरी के हम माइनस इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। और इससे बैटरी का जो विभव या पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम ले लेते हैं V। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक की लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम की को ओपन करेंगे तो इस बैटरी से करंट प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए करंट जो है वो I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए ये जो पहला रेजिस्टेंस है इससे कितनी धारा आएगी, I धारा, यहाँ पर I धारा, R3 पर I धारा और ऐसे होते हुए I धारा। मतलब बैटरी जितना करंट प्रारंभ करती है और अंत में उतना ही करंट यहाँ पर प्राप्त होता है उसको। तो I करंट पूरा राउंड लगाएगा और वापस जाके बैटरी पे आ जाएगा। जितना करंट वो प्रारंभ करती है उतना ही करंट तो उस पर समाप्त होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि पूरे विद्युत परिपथ से प्रतिरोध चाहे R1 हो, R2 हो, R3 हो, सभी में जो विद्युत धारा है वो एक समान प्रवाहित होती है। अब देखिए तीनों प्रतिरोधों का जो विभवांतर है वो हमें पता लगाना है कि एक सा है कि अलग अलग होगा। कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हम ओम के नियम का उपयोग कर लेते हैं। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल होता है IR। यदि सभी का I और R एक सा होता तो विभवांतर भी एक सा होता, मगर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि I तो एक ही है तीनों प्रतिरोधों में, पर तीनों का जो प्रतिरोध है वो कैसा है, अलग अलग है। तब इनके जो विभवांतर हैं वो भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए कैसे, पहले प्रतिरोध की बात करें तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V1 इक्वल I R1। दूसरे प्रतिरोध का विभव या विभवांतर कितना हो जाएगा, V2 इक्वल I R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए कितना हो जाएगा, V3 इक्वल I R3। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रतिरोध हैं इनके मान अलग अलग हैं, तो उनका जो विभवांतर है उसका मान भी कैसा है, अलग अलग है। यदि प्रतिरोध एक समान होते तब यहाँ का जो विभवांतर है वो इनके विभवांतर के बराबर हो जाता, फिर विभव एक हो जाता है। परंतु प्रतिरोध के मान कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो उनके जो विभवांतर हैं वो भी कैसे होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए कुल विभवांतर हम दे क्या रहे हैं, V, और वो बट कैसे रहा है, V1, V2, V3। तो जोड़ दें तीनों को, V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना टोटल विभवांतर हम दे रहे हैं। अब क्या करें, V1, V2 और V3 के मान यहाँ पर रख दें। तब देखिए कितना हो जाएगा, V इक्वल V1 का मान कितना है, I R1 प्लस V2 का मान I R2 प्लस V3 का मान I R3। अब देखिए इससे कॉमन क्या आ रहा है, I, तो कॉमन ले लेते हैं। सो V इक्वल I कॉमन लिया, ब्रैकेट में कितना बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यदि इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर
तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE हो, तब ओम के नियम अनुसार हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल I और ये RE। इसका मतलब समझ गए आप। तुल्य प्रतिरोध, तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो I टोटल करंट प्रवाहित हो रहा है और V यहाँ पर हमने विभव लगाया है। इसको देते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए V की वैल्यू है, यहाँ पर दिख रही होगी आपको, V लिखा दिख रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो गई ये, तो यहाँ पर रख दें, तब ये हो जाएगा देखिए I RE इक्वल हो जाएगा I ब्रैकेट R1 प्लस R2 और प्लस हो जाएगा R3। अब यहाँ पर देखिए I से I कैंसिल हो जाएगा, तब तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा ये हो गया, तो पहले सिरे को एक बिंदु A से जोड़ देते हैं और प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। इसके बाद बिंदु A और B के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, तो एक बैटरी लगा देते हैं और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, और यहाँ पर एक की लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद मानते हैं ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2 और ये प्रतिरोध है R3। अब देखिए जैसे की को हम दबाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब ये I विद्युत धारा जब बिंदु A पर आती है तो इसको देखो तीन रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ता ये है और एक ये है और एक ये है, तीन रास्ता दिख रहे हैं। तब ये जो I विद्युत धारा है यहाँ पर I1, I2 और I3 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, और बिंदु B पर ये जो विद्युत धारा है वो जुड़ के वापस क्या बन जाती है, I। कोई बैटरी जितना करंट छोड़ती है वापस भी उतना ही करंट उसको मिलता है, तो I करंट यहाँ से जा रहा था, वापस भी कितना आएगा, I करंट वापस आएगा। अब देखिए बिंदु A और B के बीच में कोई प्रतिरोध, कोई संधारित्र ऐसा कुछ तो है नहीं, कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट तो लगा नहीं है, तो जितना विभवांतर यहाँ पे है वही देखिए A और B R3 के बीच में होगा, A और B R2 के बीच में होगा, A और B R1 के बीच में होगा। इसका मतलब ये है कि इन तीनों प्रतिरोधों का जो विभवांतर है वो एक समान होगा, जबकि इन प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं I1, I2 और I3 इनके मान होंगे अलग अलग। ठीक है, अर्थात ये जो I विद्युत धारा है बिंदु A पर तीन भागों में बढ़ जाती है, जबकि A और B के बीच में जो विभव या विभवांतर रहता है उसका मान होता है एक समान। ठीक है, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के मान होते हैं अलग अलग और विभव या विभवांतर का मान होता है एक समान। मतलब A और B के बीच में जो विभव रहेगा वो एक ही रहेगा भी, वो नहीं बदलेगा। अब देखिए बैटरी के द्वारा कुल करंट हम कितना दे रहे हैं, I। अब ये जो I करंट है वो कितने भागों में बढ़ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I करंट दे रहे थे बिंदु A पर, इन तीन भागों में बढ़ गया। इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब देखिए पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच में हम ओम का नियम लगाते हैं, तो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल IR। अब I के बराबर करेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V और अपॉन हो जाएगा R। R का त्रिज्या गुणा करेंगे तो बटे में आ जाएगा, तब ये हो जाएगा I इक्वल V अपॉन R। जब ये सूत्र पहले प्रतिरोध की लगाएंगे तो पहले प्रतिरोध की धारा कितनी है, I1, विभवांतर कितना है V और प्रतिरोध कितना है R1, तो ये पहले प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा है। अब देखिए दूसरे प्रतिरोध की धारा क्या है, I2, विभवांतर कितना है V और प्रतिरोध कितना है R2। तीसरे प्रतिरोध की बात करी जाए तो उसकी धारा I3,
विभवांतर V प्रतिरोध R3। ये I1, I2 और I3 के मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तब कितना हो जाएगा देखिए, I इक्वल I1 का मान कितना है V अपॉन R1 प्लस I2 का मान V अपॉन R2 प्लस I3 का मान कितना है, ये है V और अपॉन हो जाएगा R3। अब देखिए इससे V को कॉमन ले लेते हैं, सो I इक्वल V कॉमन लिया, सो ब्रैकेट में कितना बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए यदि इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, तुल्य प्रतिरोध RE प्राप्त हो, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा, तब इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर एक हमें प्रतिरोध प्राप्त होगा, वो यदि RE हो तो ओम के नियम अनुसार, तब ओम के नियम अनुसार कितना हो जाएगा, देखिए करंट कितना है I, विभवांतर कितना है V, अब रेजिस्टेंस कितना बना है RE। तब यहाँ पर देखिए I आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये I का जो मान है वो यहाँ पर हम रख देते हैं, रखें, तब ये हो जाएगा देखिए V अपॉन RE इक्वल, अब कितना है V ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यहाँ पर V से V को कैंसिल कर दीजिए, तब ये बनेगा 1 अपॉन RE इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यह प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है।